Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we revised our chapter that is Theory of Demand. देखिए बच्चों, 6 मई को हमारा इकोनॉमिक्स का यूटी है जिसका हमारा सिलेबस है थ्योरी ऑफ डिमांड. हमने अभी लास्ट टाइम में 2 चैप्टर रिवाइज किए हैं, एक थ्योरी ऑफ डिमांड और एक थ्योरी ऑफ सप्लाई. आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड का ही रिव्यू में देखेंगे ताकि आप अपने यूटी के सिलेबस की रिवीजन कर सकें. देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि वांट, डिजायर और डिमांड क्या होती है. सबसे पहले मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था तब यही वाला करवाया था. देखो, जब हमारे पास किसी चीज को खरीदने के लिए पैसा नहीं है और जब हम उस चीज को खरीदना चाहते हैं, दैट इज आवर डिजायर. वो केवल हमारी डिजायर है, वो हमारी डिमांड नहीं है. लेकिन अगर हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं और हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसा भी है, बट हम उस पैसे को उस चीज पर खर्च नहीं कर रहे, तो वो हमारी डिमांड नहीं है. डिमांड हमारी तभी होगी जब हम उस वस्तु को खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, हमारे पास पैसा भी है और हम रेडी भी हैं उस चीज को परचेज करने के लिए, तभी हमारी डिमांड होगी. उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था कि हमारी डिमांड और क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन क्या है. तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन को रिवाइज करने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि डिमांड हमारी होती क्या है. अलग अलग कीमत पर जब हम अलग अलग वस्तुओं को खरीदने की संभावनाओं को बताते हैं, वो हमारी डिमांड थी. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्राइस पर हम कितनी वस्तुओं को खरीदते हैं, वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी. ये हमने सब बहुत अच्छे से टॉपिक किया था. जैसे कि अगर हम 1 रुपए की कीमत पर 5 चीजें खरीद रहे हैं, 2 पर 4 खरीद रहे हैं, 3 पर 3 खरीद रहे हैं, वो हमारी डिमांड है. लेकिन अगर 3 रुपए की प्राइस है तो हम 3 चीजें खरीद रहे हैं. 4 रुपए की प्राइस है, हम कितनी चीजें खरीद रहे हैं, पर्टिकुलर कीमत पर कितनी चीजें खरीद रहे हैं, वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी. उसके बाद हमने टॉपिक किया था डिमांड शेड्यूल का, कि डिमांड शेड्यूल क्या होती थी. डिमांड शेड्यूल हमारी होती थी टेबल, कि जहां पर हमारी कीमत और मांग में रिलेशन बताया जाता है, वो हमारी डिमांड शेड्यूल होती थी. ये 2 तरह की होती थी. एक हमारी होती थी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक हमारी होती थी मार्केट डिमांड शेड्यूल. जब किसी एक व्यक्ति की, देखो यहाँ पर हमने केवल एक कस्टमर की डिमांड को बताया है, तो वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है. लेकिन जब हम यहाँ पर हमने एक ए कस्टमर की, एक बी कस्टमर की और ए और बी को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारी मार्केट डिमांड का शेड्यूल बन गया. तो आप एक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एक इसकी टेबल लिखेंगे. आपकी डेफिनेशन प्रॉपर दी भी हुई है, ये सब कुछ बुक में. आप डेफिनेशन लिखने के बाद इनकी टेबल को प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद हमने क्वेश्चन जो किया था वो हमने किया था कि हमारे डिमांड के फंक्शन क्या है, डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक क्या है. देखो, हमने अभी 2 तरह की डिमांड करी है. एक हमने करी है इंडिविजुअल डिमांड और एक हमने करी है मार्केट डिमांड. एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे. देखो, ये हमने एक टेबल की थी कि डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन. कि अगर किसी वस्तु की अपनी कीमत प्राइस पर की मांग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, कीमत के कम होने पर मांग ज्यादा होती है और कीमत के ज्यादा होने पर मांग कम होती है. इस तरीके से हमारे रिलेटेड गुड्स 2 तरह की होती है. एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये सब बेटा इनकी डेफिनेशन अलग भी पेपर में आ जाती है कि डिफाइन सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो क्या होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स? विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अदर. एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने वाली वस्तुओं को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो हमारी एक दूसरे की मांग को इकट्ठा पूरा करती हैं, जैसे कि हमारा कार और पेट्रोल, कि एक के बिना दूसरे का कोई गुजारा नहीं होता. तो ये सब हमारे रिलेटेड गुड्स हैं. इनमें एक वस्तु की अगर कीमत में फर्क पड़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग में इफेक्ट पड़ता है. तो हम इनका डिफरेंस भी कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इस तरीके से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की इनकम का भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है. इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम होती है. फिर हमने टेस्ट किया था और एक्सपेक्टेशन की थी. ये सब टॉपिक हमने किया था. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था कि मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट को प्रभावित करने वाले कारक क्या है. उसमें हमने कहा था कि जो इंडिविजुअल के सभी फंक्शन है वो तो आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा इसमें 2 फंक्शन और आते थे. एक आता था पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन का डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है. अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है और अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड कम होती है. एक हमारा फर्क पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, कि अगर इनकम का बंटवारा हमारा इक्वल होता है तो डिमांड बढ़ेगी और अगर इनकम का बंटवारा इक्वल नहीं होता तो डिमांड कम होगी. इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ डिमांड.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम होता है अगर थिंग बीइंग कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत और मांग में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। उसके बाद हम इसकी टेबल करेंगे और हम इसका कर्व करेंगे। उसके बाद हमने इसका एक क्वेश्चन किया था कि इसकी एजम्पशंस क्या होती हैं, ये क्या मानकर चलता है। हम हमेशा कहते हैं अदर थिंग बीइंग इक्वल, लेकिन अदर थिंग का मतलब होता है कि किसी वस्तु की कीमत को छोड़ दो, कीमत को नहीं लेना, अपनी कीमत को, बाकी सभी चीजों को लो, कि टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बाकी किसी बातों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व।